नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सतना से खबर मिल रही है जहां एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई है। 3 मंजिला फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लगी है। अब से कुछ देर पहले सतना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सतना के रीवा रोड की, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची। जैसे ही फायर कर्मियों को इस बात की जानकारी लगी, तुरंत उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। सतना के रीवा रोड की ये तस्वीरें हैं फर्नीचर शोरूम की। 3 मंजिला ये फर्नीचर शोरूम बताया जा रहा है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दमकल विभाग की 4 फायर ब्रिगेड गाड़ियां यहां पर आग बुझाने में जुटी हुई है। फायर कर्मी भी मशक्कत कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। संवाददाता प्रशांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी क्या है ताजा स्थिति जो आग लगने की जानकारी मिल रही है फर्नीचर शोरूम में? दीपक, मैं आपको बता दूं, अभी आग पर फायर ब्रिगेड ने फाइटर ने काबू पा लिया है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जो दुकान मालिक है, 3 मंजिला दुकान थी। आज क्योंकि संडे का दिन रहता है तो दुकान बंद रहते हैं, मार्केट ऑफ रहता है। इसका जब शाम को ये घटना की जानकारी लोकप्रतिनिधियों ने देखा और मालिक को सूचना दी, जब पहुंचा तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। लगभग 5 से 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद अब जाकर आग पर काबू पाया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे हैं प्रशांत, अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 1 करोड़ का करीब नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है इस आग में। इधर पेटलावद में एक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई। खबर है कि टक्कर लगने के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और इस आग में एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। जैसे तैसे मशक्कत के बाद इस आग को बुझाने का काम हुआ। आग बुझाने में सफलता मिली, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक युवक की जिंदा जलने से मौत की सूचना है। चलिए बात करते हैं कुछ चुनावी सियासी खबरों की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 3rd फेज का मतदान समाप्त हो गया। वहीं पंजाब में भी सभी 117 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। इस बार यूपी में करीब 60% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 59 सीटों पर 62.21% मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब 2% कम वोटिंग हुई है। इन 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ, जबकि पंजाब में अब तक के आंकड़ों के अनुसार 68.30% मतदान हुआ। राज्य के 5 जिले ऐसे रहे जहां वोटर्स ने मतदान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनमें मतदान 65% का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। हालांकि राज्य में 12 जिले ऐसे भी रहे जिनमें मतदान 70% के भी पार पहुंच गया। पंजाब में सबसे ज्यादा 78.7% मतदान मानसा में हुआ, जबकि अमृतसर जिले में राज्य में सबसे कम 61.2% मतदान दर्ज किया गया। इसके पहले यूपी के सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डालने पहुंचे और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई है। यूपी के चुनावी समर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम शिवराज ने यूपी के देवरिया में चुनावी सभा की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि अखिलेश यादव आज के औरंगजेब हैं, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कहा था। औरंगजेब ने भी यही किया था, अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था और भाइयों का कत्ल करवा दिया था। यादव आज के औरंगजेब हैं। आज के औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेताजी ने कहा था, ऑन द गाइड मुलायम सिंह यादव। ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा।
औरंगजेब ने भी तो यही किया था, अपने बाप को ही शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, भाइयों का कत्ल किया। ये सपा और अखिलेश, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जितना अपमान मेरा अखिलेश ने किया दुनिया में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वहीं यूपी चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक अहम बात कही। कमलनाथ के मुताबिक यूपी इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। यूपी दौरे पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पे भी चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला है? यूपी चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, एक बात पक्की है कि बीजेपी नहीं जीत रही। सर, मुख्यमंत्री यूपी दौरे पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पे भी चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला है? यूपी चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, एक बात पक्की है कि बीजेपी नहीं जीत रही। इधर यूपी में कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लगातार जनसभा और डोर टू डोर अभियान कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सीएम भूपेश अमेठी के सालोन में जनसभा करने पहुंचे और कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने अपील की। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में महंगाई ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आप महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। अभी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का। महंगाई के आधार पर मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी 4 सीट हारी, कांग्रेस 4 सीट जीते और हुआ ये कि 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में कीमत में कमी आई। महंगाई को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अर्जुन पासी को जिताना होगा। महंगाई अपने आप कम होगा। नया रायपुर में किसानों के आंदोलन पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार ने 8 में से 6 मांगों पर अपनी सहमति जता दी है और मांगों से जुड़े आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। और मांगों की बात की जाए तो सरकार ने माना है कि जहां बसाहट है वहां आवासीय पट्टा दिया जाएगा, भूस्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा, द्विवार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में 60% आरक्षण दिया जाएगा, गुमटी चबूतरा दुकान लॉटरी के माध्यम से लागत मूल्य पर दी जाएगी। साथ ही 13 गांव से भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंध हटा दिया गया है और कुल 41 में से 27 गांव को एनओसी से मुक्त किया गया है। मांगे मानने के बाद सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। 8 मांगों में 6 मांग मंजूर किया गया, उसके लिए स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं। फिर से सुन लीजिए टोटल जो बात है। पहला, आवासीय पट्टे की समस्या, इसमें हमने पहला आपको जारी कर दिया। दूसरा, ऑडिट कंडिकाओं का निराकरण। तीसरा, प्राधिकरण के निविदा से विभिन्न जो सेवाएं हैं उसमें रोजगार के लिए 60% प्रभावित हैं, उनके लिए आरक्षण निर्धारण। लेकिन इधर किसानों ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक पूरी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान सभी गांव से जमीनों की खरीदी बिक्री का प्रतिबंध हटाने की मांग पर अड़े हैं और करीब 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं। देखिए, आंदोलन समाप्त नहीं होगा, सरकार ये सुन ले। सारे मांगों पर जब तक सरकार पुनः विचार न करे, मांगे जो मानी गई हैं उनके द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार 2011वीं बैठक और 12वीं बैठक में जो तय मुद्दा है उसी मुद्दा को उनके द्वारा रोकी गई है और आज वर्तमान सरकार के द्वारा रोकी गई है, जिसको उन्होंने पालन करने का भरोसा दिलाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगा, लेकिन बाकी मुद्दों के लिए ये कहूँगा कि आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन किसी भी तर्ज पर करने के पीछे नहीं हटेंगे। सारे किसानों को न्याय मिलना चाहिए, भूमिहीन को, भूस्वामी को, सबको, ऐसा मांग। छत्तीसगढ़ की शराब नीति अब इतनी पॉपुलर हो गई है कि दूसरे राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर इस नीति को अपनाने जा रहे हैं। लेकिन झारखंड के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां छत्तीसगढ़ की नीति के अध्ययन के आधार पर शराब बिक्री की तैयारी हो रही है और यही बीजेपी और कांग्रेस के बीच छत्तीसगढ़ में खींचतान की वजह बन गया है। केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से कई राज्यों की माली हालत बिगड़ी।
ऐसे हालात में सभी राज्य ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने में लग गए। छत्तीसगढ़ ने अपनी शराब बिक्री की नई नीति से 4000 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया, जिसने बाकी राज्यों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और इस सफल मॉडल को अपनाने वाले राज्यों में झारखंड सबसे पहला राज्य हुआ। वहीं अब मध्य प्रदेश ने भी छत्तीसगढ़ की नीति के अध्ययन के आधार पर ज्यादा राजस्व जुटाने की तैयारी की है। वहीं दूसरे राज्यों के छत्तीसगढ़ की नीति के अध्ययन की खबर के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर शराब मॉडल पर आधारित प्रदेश करार देकर निशाना साधा है। आज दारू का मॉडल छत्तीसगढ़ बनते जा रहा है। इसके पहले कुछ प्रदेश के लोग देखने आए थे, अभी कुछ प्रदेश के लोग देखने आए हैं। और क्या छत्तीसगढ़ दारू का मॉडल के रूप में पूरे देश में विख्यात होंगे? अच्छे कार्यों के लिए जाने वाले प्रदेश, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आज शराब के अवैध शराब की मंडी बन गई, अवैध जो तस्करी की मंडी बन गई, आज पूरे देश में इसका विस्तार करके पूरे देश को खराब करने के मानसिकता बनाए हुए हैं। और दूसरे प्रदेशों में इस मॉडल को देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, वास्तविक में क्या हिंदुस्तान को ऐसी बर्बाद करेंगे? इधर बीजेपी की आलोचना का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने शराब नीति को सरकार के बेहतरीन प्रबंधन क्षमता का नतीजा बताया। रविंद्र चौबे के मुताबिक सरकार ने राजस्व प्राप्ति के साथ शराबखोरी की प्रवृत्ति को भी कम कर दिया है और यही बात दूसरे राज्य भी अपनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि अब छत्तीसगढ़ में जैसी आबकारी नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। तो मैं समझता हूँ इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट हो, और जो शराब की जो कुप्रभाव है वो कम से कम कैसे किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आदरणीय उमा भारती मांग करती है, उसके मांगों पे ध्यान नहीं देती, और छत्तीसगढ़ में वो मांग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कम से कम अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हम शराबबंदी के लिए जो बैठकें कर रहे हैं उसमें भेजे तो सही, सुझाव तो कम से कम दे। वो भागती क्यों है, इसका उत्तर क्यों नहीं देते वो लोग? छत्तीसगढ़ की शराब नीति का ये मॉडल राजस्व जुटाने का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ये राज्यों की सब्सिडी आधारित अर्थव्यवस्था की आज की जरूरत भी है। ऐसे में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार के लिए फैसला लेना आसान नजर नहीं आ रहा। असल में छत्तीसगढ़ के शराब मॉडल की सफलता की चर्चा ही सरकार के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छतरपुर के हनुमान कुटी मंदिर में केन बेतवा परियोजना की मंजूरी पर प्रसाद चढ़ाने पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने बातों ही बातों में कहा कि योजना वो लेकर आती हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ ये संयोग होता कि सरकार वो बनाती है और चलाता कोई और है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि भले ही नाम ना हो लेकिन काम हो रहा। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ये एक आनंद की बात होती है, सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का जब शिलान्यास हुआ तो मैं बीजेपी से बाहर थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस वालों ने मेरा नाम नहीं लिया। उद्घाटन जब हुआ और बीजेपी वालों ने भी मेरा नाम नहीं लिया, शिलान्यास में मेरी मौजूद थी। देखिएगा अब केन बेतवा का समय होगा, मैं सांसद भी नहीं हूँ, तो जो प्रोटोकॉल का जो प्रॉब्लम आएगा आप देखिएगा उसमें क्या होगा। इसलिए मैंने तय किया हुआ है कि मैं पहले ही कह दूंगी कि नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि हो गया। खबरें मंदसौर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सगे भाइयों की दरिंदगी का खुलासा हुआ है। खबर अफजलपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस भी एक पीड़िता की कहानी सुन दंग रह गई। अपने पति को छोड़ मायके में रह रही एक महिला के साथ उसके ही सगे भाई ने कई सालों तक रेप किया। बहन का एक भाई रेपिस्ट निकला तो दूसरा उसके बेटे का हत्यारा। इतना कुछ सहने के बाद भी महिला चुप रही और उसने अपने पति के पास वापस लौटने का फैसला लिया। आरोपी भाई ने ही उसके लापता होने की खबर पुलिस को दी और पुलिस जांच और पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ कि कलयुगी भाई एक बहन के लिए इंसान के रूप में हैवान निकले। मृतक है, मृतक की मां के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई उसके ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ जब इस मर्ग की हम आगे विवेचना करते गए तो उसमें ये निकल के आया कि मृतिका का छोटा भाई
जो कि उसके द्वारा उस बच्चे को ये जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कायद करने का तथ्य सामने आया है। महिला है, पीड़िता है, उसका जो छोटा भाई है उससे मामूली विवाद मोबाइल फ़ोन ना दिलाने के ऊपर था तथा महिला ने उससे काम करके कुछ घर परिवार में मदद करने के लिए बोला था। उसी के संबंध में उसने बुरा नाराज़गी करते हुए उस बच्चे को जहरीला पदार्थ, संभवतः कीटनाशक दवाई पिला दी, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। भोपाल में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। चचेरे भाइयों ने अपनी ही बहनों को हवस का शिकार बनाया। मामला भोपाल के ऐशबाग और कमलानगर थाना क्षेत्र का है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसडीपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि ऐशबाग मामले में पीड़िता के परिवार को उसके मोबाइल के जरिए घटना का पता चला, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं कमलानगर मामले में पीड़िता का कजिन ही आरोपी निकला, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। ऐशबाग थाना क्षेत्र में ये रेप का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार के ही एक व्यक्ति द्वारा लड़की का शोषण किया जा रहा था, जिसके मामले में उसने परिवार के लोगों से बताया और उसके मोबाइल में भी परिवार के लोगों ने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोस देखे थे, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया। ग्वालियर में देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ट्रिपल ITM में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। संस्थान के ही तत्कालीन सिक्योरिटी ऑफिसर पर यह आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक छात्रा से नौकरी के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी भी की गई थी। संस्थान के तत्कालीन डायरेक्टर SG देशमुख पर छात्रा ने यह आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ट्रिपल ITM से MTech की डिग्री ले चुकी है और ये मामला साल 2015 का है। छात्रा जबलपुर की रहने वाली है और दलित वर्ग से आती है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने तत्कालीन सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संस्थान के पूर्व डायरेक्टर SG देशमुख IIT दिल्ली में पदस्थ हैं। उन्हें ठगी के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जल्द ही दिल्ली रवाना होगी। ये ट्रिपल ITM ग्वालियर कॉलेज का मामला है। एक स्टूडेंट रही है, 2015 में MTech किया है उसने कॉलेज से। 2017 का उसने घटना बताई है कि वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर और तत्कालीन प्रोफेसर एक उनके बारे में बताया कि उन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पे उससे पैसे मांगे थे, जो 3,60,000 रुपये पैसे लिए और सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसने जो घटनाक्रम बताया है वो क्वार्टर बताया है कैंपस का, सिक्योरिटी ऑफिसर के सरकारी क्वार्टर का। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ग्वालियर में ATM को निशाना बनाया बदमाशों ने। ATM काटकर करीब 44 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। वारदात शनिवार रविवार दरमियानी रात की है, जब ATM तोड़ने वाली गैंग ने अब तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गैंग ने रवि नगर, सेवानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और DD नगर महाराजपुरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM को तोड़कर करीब 44 लाख रुपए चोरी किया। पुलिस की गश्त और चौकसी के दावों के बीच पुलिस चौकियों के पास ATM को निशाना बनाकर बदमाशों ने बता दिया कि वो कितने बेखौफ हैं। वारदात का पता चलते ही पुलिस अफसर स्पॉट पर पहुंचे और जांच में जुट गए। वारदात किसी एक ही गैंग ने की है। बदमाश कार से आए थे और मुरैना की ओर जाने का पता लगा है। तो ये 2 SBI के, एक सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल इंडिया का बैंक की जो ATM की चोरी हुई है, भी तोड़कर उसको पैसा ले जाया गया है। एक में कुछ 14-15 लाख बता रहे हैं, एक में 15-16 लाख। तीसरे की अभी फिगर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड गैंग होते हैं, जो बाहर के गैंग होते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई गई हैं, पड़ाव और महाराजपुरा की भी टीमें लगी हुई हैं। 4 टीमें, कुल मिलाकर 10 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्दी ही सफलता मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।